अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात करवाने और असम्बलियों की तहलील के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। इस बात का ऐलान गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बजरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हवाले से रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन की तारीख पर कोई लचक नहीं दिखाई गई, जो मुज़ाकरात में नाकामी का बाइस बनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में आइन से इनराफ रोकने के लिए अदालती फैसले की रोशनी में 14 मई को इंतखाबात करवाने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई की जानिब से हुकूमत के सामने 4 शराइत रखी गई थी। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में एक ही रोज में इंतखाबात करवाने के लिए कौमी असम्बली समेत सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों की 14 मई से कबल तहलील की शर्त रखी गई थी। दूसरी शर्त पीटीआई की जानिब से ये रखी गई थी कि असम्बलियों की तहलील के बाद 60 रोज के अंदर यानी 15 जुलाई को मुल्क भर में इंतखाबात करवाए जाएं। सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की 90 रोज की मुद्दत गुजरने को है और सियासी जमातों के दरमियान बाहमी इत्तेफाक राय से वन टाइम के लिए आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। इस हवाले से आइन में तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से दिए जाने वाले इस्तीफ़ों की मंजूरी वापस ली जाए। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अदालत उज़्मा के 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने के हवाले से 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंतखाबात के लिए 14 मई की तारीख को वापस लेने की वो इस्तदा कर रहे हैं। और ये भी कहा कि जी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से माजी में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले का हवाला भी उनकी जानिब से दिया गया, जिसके तहत अदालत ने 4 माह के लिए इंतखाबात को आगे कर दिया था। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में अदालत उज़्मा से आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 254 को मुद्दत मियाद गुजरने से कबल इस्तिफादा उठाने की भी दरख्वास्त की गई है। इन तमाम मामलात में एक बात यकीनन वाज़ेह होती जा रही है कि कौम इस जो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, एक हिजानी की कैफियत है, इससे कौम को अभी मज़ीद नबर्द आज़मा होना पड़ेगा। इस मौजू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, सीनियर माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, सीनियर माहिर कानून। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज जो शोएब साहब देखी जा रही है सूरत हाल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 14 मई को जो पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी है। साथ साथ ये जो 13 सफ़ात पर मुश्तमिल जो उनकी ये नज़रसानी अपील है, ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतखाबात के फ़ैसला, ये जो इसके इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को नहीं है। साथ साथ उन्होंने कहा द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट ग्रांट द कोर्ट्स अ ज्यूरिसडिक्शन टू अज्यूम द रोल ऑफ पब्लिक बॉडीज। वो कह रहे कोर्ट ने डिसरिगार्ड किया इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन एंड अस्यूम्ड अपॉन द रोल ऑफ अ पब्लिक बॉडी इन गिविंग अ डेट। सर, आपको लगता है कि 14 मई की डेट को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वापस ले लिया जाएगा, ये जो तारीख दी गई है? क्योंकि एक तरफ अदलिया ने मुज़ाकरात का भी ऑप्शन सियासी जमातों को दिया है, तो क्या कोई गुंजाइश निकाली जाएगी या फिर दी ऑर्डर जो 4 अप्रैल का ऑर्डर है दैट स्टेज? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये उसने अपने अंदाज से, अपने कंडक्ट से, अपने वर्ड से ये साबित किया है कि वो पीडीएम का ही साथी है और उनकी एक बी टीम के तौर पर काम कर रही है। पहली बात तो ये, या तो वो ये आकर के रिव्यू करते हैं कि जनाब वजारत ख़जाना और वजारत दिफा ने हमें फंड्स नहीं दिए, फिर तो हम इलेक्शन कराने के काबिल नहीं है, फिर तो कोई बात होती, जस्टिफिकेशन होती है उनकी इस रिव्यू एप्लीकेशन में। बल्कि जो पिछले दिनों उनकी जो एप्लीकेशन सीएम फाइल हुई थी, जो कि 19 तारीख को डिसमिस की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि अगर फंड्स मिल भी जाएं तब भी हम इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं करा सकते, जिसकी बड़ी हैरानगी का इजहार किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर इलेक्शन कमीशन का मकसद क्या है? इलेक्शन कमीशन बना किस लिए है? और ये इतने फंड्स और ये किस लिए अपना फंक्शंस अगर परफॉर्म नहीं कर सकते, जिनका काम है इलेक्शन कराना, तो फिर बाकी फिर उनकी ड्यूटी क्या है? दूसरी तरफ ये बात करना इटसेल्फ इनका कि अदालत को ये अख्तियार ही नहीं है कि वो कोई डेट फिक्स करे और डेट चेंज करे,
तो उनसे पूछा जाए कि इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा वो अख्तियार था जिसको इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट की दी हुई डेट जो कि सेक्शन 57(1) के तहत दी थी, उसको आज खुद चेंज करके 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर कर दिया। He had misused the authority which was declared as unconstitutional। अब मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए पावर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल तमाम मामलात को देख के फैसला करना होता है कि अगर 30 अप्रैल को नहीं हो सकता इलेक्शन तो फिर ज़ाहिर है कौन डेट देता। सुप्रीम कोर्ट को पावर है अंडर आर्टिकल 184, अंडर आर्टिकल 187, अंडर आर्टिकल 190 कि वो ये डेट दे सकते हैं और उन्होंने डेट दे दी है। राइट, मैं जहांगीर साहब जी शोएब साहब आप जी इनका ये एक्शन जो है, इनका ये कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है और कंटेम्पचुअस भी है। राइट अच्छा, आप कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, लीगल भी है और कंटेम्पचुअस भी है। जहांगीर साहब, वुड यू अग्री? शोएब साहब ने तो अपना व्यू पॉइंट पेश किया है कि ये पीडीएम की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बी टीम नजर आ रही है। एक आपको याद होगा सर्विस मैटर केस में भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि डेट अपॉइंट करने का इख्तियार उनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी आज को वो मौके इख्तियार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो इख्तियार मौजूद नहीं है। सर, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आइन दो इदारों को सिर्फ बहुत पावर्स देता है और वो है सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये डेट दे सकती थी 14 मई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शोएब खान की ओपिनियन का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन उनकी ओपिनियन में एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ है और उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। उसके पास आर्टिकल 220 भी है। वो इदारों को भी कह सकते हैं कि हमारे साथ। मैं शुरू दिन से जब से काफ़ी टीवी प्रोग्राम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के जरिए इलेक्शन कमीशन की पावर जो है वो इनक्रोच कर ली है। उसका नुकसान ये हुआ है कि अब जो भी काम होता है, इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दफ़ा किसी बंदे ने दरख्वास्त दी आके इलेक्शन कमीशन को, तो उन्होंने कहा जी तो अभी सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेना पड़ेगी। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को डिसफंक्शनल कर दिया है। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें ना, 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, डेट दिया, अब इलेक्शन होंगे 14 मई को, आप मुझे बता दें। पॉसिबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मसले में सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि आप इलेक्शन फेयर कराएं, ट्रांसपेरेंट कराएं, और वो जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जो काम हो रहा है तो वो कह सकती है। लेकिन वो एब्सोल्युटली ये राइट इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन जो की डेट है वो नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट सारा निज़ाम इलेक्शन कमीशन का अपने जिम्मे ले ले कि उनको कल को लॉजिस्टिक नहीं मिलता तो वो कहें सुप्रीम कोर्ट में जाके जी हमें तो फलां जगह से ये लॉजिस्टिक नहीं मिल रही, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, हमें जो है वो रिटर्निंग अफसर नहीं मिल रहे। तो ये तो सारा काम जो है ना वो जुडिशरी नहीं कर सकती, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। फिर खुदा न खास्ता अगर कल को इलेक्शन कमीशन पे जो इलेक्शन करवा भी लेता है, उससे अगर रिजल्ट जो है वो पार्टियां एक्सेप्ट नहीं करती तो उसका सारा बर्डन सुप्रीम कोर्ट पे पड़ जाएगा। राइट, बट जहांगीर साहब, अगर इलेक्शन कमीशन के पास भी ये इख्तियार डेट देने का नहीं था तो फिर 8 अक्टूबर को डेट उन्होंने कैसे दे दी? क्योंकि इसी इख्तियारात को लेके उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को भी खत लिखा था कि इख्तियारात वापस चाहिए उनको। नहीं, उन्होंने डेट इसलिए दी थी, उन्हें कोई हालात ऐसे थे कि क्योंकि बजट में पैसा नहीं रखा गया और ना ही पार्लियामेंट देखे ना, वो इलेक्शन कराना ही चाहते। इनकी उसकी वजह क्या है, वो कहते हैं इलेक्शन चारों सूबाई असेंबली और एक नेशनल असेंबली का एक ही दिन हो। ये तो अब क्रिस्टल क्लियर है कि ये किसी को भाम नहीं होना चाहिए कि वो इलेक्शन कराना चाहते हैं पंजाब में। उन्होंने कहा था जी हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते अलग-अलग असेंबली को, हम चाहते हैं इलेक्शन एक ही दिन के हो। फिर इसी पॉइंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप जाके आपस में डायलॉग करेंगे। उस मतलब ये है कि पॉलिटिकल क्वेश्चन था तो ये पॉलिटिकली ही रिजॉल्व होगा। अब अगर वो उनका डायलॉग कामयाब होते हैं या नहीं होते, या कोई डेट अभी देखे ना सर, अगर डायलॉग होते हैं कामयाब या नहीं होते हैं, आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है इस सूरत हाल में? उसमें गुंजाइश मौजूद है जो ये कहते हैं कि मियाद जो है उसका सहारा लिया जा सकता है? नहीं, मियाद तो डे फर्स्ट से देखे, मैंने कितने प्रोग्राम में कहा है कि जी 90 डेज में इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि आप जाके डायलॉग करें, अपनी पार्टियों से, लीडरशिप से आप मशवरा करें, और उन्होंने कहा जी हमें कल का टाइम दे दें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी आप 1.5 घंटे के बाद आ जाएं। तो फिर उन्होंने वापस आ कहा जी मैं पार्टियों से कोई रब्ता नहीं हो सका अपने लीडर से, तो आप सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दें। तो अब देखें ना, पॉलिटिकल थिकेट में जाके आप पॉलिटिकल मसले आप रिजॉल्व करेंगे तो उसमें फिर इसमें बहुत लीगली टेक्निकल इशू था जो बिल्कुल बेसिक इशू था लीगल। वो ये था कि आप देखें केपीके असेंबली में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। उसका कहा जी आप पिटीशन जाके पेशावर में करें, और लाहौर का उन्होंने कहा जी हम खुद इलेक्शन कराएंगे। ये डाइकॉटमी नहीं हो सकती ना, आप एक ही तराजू में दो किस्म के फैसले कर रहे हैं। ठीक है, केपीके में पिटीशन आई है, उन्होंने पिटीशन लगा दी कि आप जाके, अब मुझे बताएं केपीके में इन्होंने कहा जी 14 मई को इलेक्शन कराएं। एक पंजाब पे इनका फोकस है कि वहां पे इलेक्शन कराएं, तो बाकी भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। और केपीके में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो
वही एप्लीकेबल है। वहाँ राइट, बट जहांगीर साहब इस वक्त जो अब आवाजें उठ रही हैं, इवन पार्लियामान में आज भी तकारीर वुज़रा की जानिब से की जाती, शोएब साहब आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने और अपनी उस ट्वीट का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा द इंक्वेस्ट in unethical judicial interventions to destabilize the fountain of democracy and ensure its destruction must start from the Dosso's case where the court invented the doctrine of necessity to justify all wrongs, और पार्लियामेंट जो है वो कहते हैं इंक्वायर करना चाहिए and it should hold accountable those judges who aided and abetted constitutional violations, और जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की, और आज ये भी जावेद लतीफ साहब भी कह रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आवाज के पीछे अगर पार्लियामान नहीं खड़ी हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो सर, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, आपको लगता है कि पब्लिक बॉडीज की जो पावर्स हैं उसमें इंक्रोचमेंट हो रही है, पार्लियामेंट के पावर्स में इंक्रोचमेंट हो रही है, और जो ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट जो है जिसमें 3 ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे के पावर्स में तमाम मदाखलत कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है ना, मसलन डोसो केस में या तो मौलवी तमीजुद्दीन केस में जो नजरिया ज़रूरत ईजाद हुआ था, वो उसकी कंसिडरेशन जरा पीछे मुड़ के देख लें। वो किसने किया था? लियाकत अली खान की शहादत के बाद और कायद आज़म की वफात के बाद जो हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी और हमारे जागीरदार और इन्होंने मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था जिसके नतीजे में इनको जर्नैलों और जजेस सारे साथ मिल गए और उन्होंने मिल के एक नजरिया ज़रूरत ईजाद किया और इस मुल्क को बेआइन कर दिया, और जो आइन बना 1956 में वो 58 में ख़त्म हो गया। उसके बाद लंबी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है जिसमें मैं जाए बगैर जजेस और जर्नैल हमारे मिल के इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ करते रहे हैं, उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बता दूं। 3 नवंबर 2007 में जब आपको याद होगा कि मुशर्रफ ने मार्शल लगाया था, उस वक्त भी वो कैबिनेट से भी अप्रूवल ली थी और असेंबली से भी अप्रूवल ली थी। तो मुझे बता दें, उस वक्त ही अगर असेंबली ने कोई गलत काम किया और ज़ियाउल हक के साथ जो मजलिस शूरा में बैठे हुए ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद मोहतरम जो बैठे हुए थे, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो क्या उनकी सज़ा आज हम ख्वाजा आसिफ को दे दें या आज के पार्लियामेंटेरियन को दे दें? जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तहरीक कामयाब हुई 2007 के बाद, आज के बाद उसके बाद 2007 के बाद हमेशा हम वकला हूँ या जजेस हों, वो आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए मुस्तकिल ये काम करते रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उस ज़माने की अगर कोई गलती किसी ने की है तो उसको हम गलती को उठा करके हम इनके गले में, इन जजेस के गले में डाल दें, या कोई पार्लियामेंटेरियंस की माजी की गलतियां हैं तो हम उनको उठा करके आज के पार्लियामेंटेरियन के गले में डाल दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा आज तो वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए और जी हिसाब होना चाहिए, जस्टिस मुनीर से लेकर इस वक्त तक के आइन शिकनी की तफसील जो है वो तमाम जो है वो निकाली जाए, हिसाब होना चाहिए। देखें, जिसने आइन शिकनी की है, मुशर्रफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा इसी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने। अभी जब वो वापस तशरीफ लाए हैं, इन्होंने उनको वापस आने की इजाज़त दी है, अदरवाइज ही वाज कन्विक्टेड। और फिर उनको यहाँ बड़े एजाज के साथ यहाँ इनके ज़माने में अभी दफनाया गया। मुझे ये बता दें, उनके खिलाफ तो आपने कुछ नहीं किया, तो जस्टिस मुनीर को क्या करना है आपने? दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने गलत क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल एक सेंटेंस में मैं बात करूंगा, वो ये कहा है कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 डेज में इलेक्शन करा दें। सिंपल एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये कहा कि आइन के आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट कर दें, फंड्स दे दें और उसको दिफा जो है वो नफरी दे दे। ये सिर्फ आइन की बालादस्ती और आइन की अमलदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब ये जो पार्लियामान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पार्लियामान आइन को तब्दील कर सकती है? कर सकती है, बट विद 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन तकरीरों से नहीं, रेजोल्यूशन से नहीं, रेजोल्यूशंस के जरिए या तकरीरों के जरिए अगर आप आइन को पामाल करेंगे, और अगर शोएब साहब ये जो इंक्रोचमेंट ऑफ पावर्स की बात हो रही है, जहांगीर साहब, जो इंक्रोचमेंट ऑफ पावर्स की बात हो रही है कि अगर पार्लियामान के हुदूद में मुदाखलत की जा रही है
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट की या जुडिशरी की जानिब से, तो यार ये सवाल भी आयद होता है कि विदाउट सुपर मेजॉरिटी, विदाउट 2/3 मेजॉरिटी, ये कैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 लेकर आ जाते हैं या लेजिस्लेशन कर लेते हैं? क्या वो ब्रीच नहीं कंसिडर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी की पावर्स में? नहीं, देखें, कोई भी लॉ जब बनता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट एट द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स देख सकती है। जब लॉ बन जाए तो वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये देखें, बिल्कुल मैं फुली एग्रीड जो भी किसी की ओपिनियन हो, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस लॉ को देख सकती है तीन चीज़ों को। वो लॉ जो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, वो राइट लॉ जो है इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट है, या वो जो लॉ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंटली फेयर डिसीजन करे। अब देखें ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट इंडिपेंडेंस ऑफ अ सिंगल जज। कल देखें ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कहा था जी कि हर जज का फैसला बाइंडिंग है। अब जस्टिस काजी फाइसा जजमेंट देता है तो उसका फैसला किसी भी बाइंडिंग नहीं है। जब उमर अता बंदयाल साहब फैसला देते हैं वो सब पे बाइंडिंग है। इस तरह नहीं हो सकता। देखें ना, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है जो भी अगर जज देता है फैसला, उसका फैसला, ये जज भी जो है अपने पिक एंड चूज करते हैं। अभी इन्होंने मुशर्रफ की बात की तो मुशर्रफ को जो सजा दी थी उन्होंने, जिस कोर्ट ने, उस कोर्ट को खत्म करने वाले जज आज भी इस बेंच का हिस्सा है और लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जी आप न बैठे। वो कहते हैं जी कि जब तक ये रेफरेंस नहीं होता खुलता, आज वो जज आज करें ना बाइकाट, ये जो वाले कहते हैं जी मुशर्रफ की। देखें, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर कोर्ट को उनका स्पेशल कोर्ट लाहौर में बैठे हुए एक जज साहबान ने खत्म कर दी। हिस्ट्री में कभी हुआ है कि जुरिसडिक्शन में कि एक कोर्ट ने फैसला दे दिया कि एग्जीक्यूट करें और दूसरी कोर्ट ने जाके लाहौर के अंदर उन्होंने कहा जी इसको कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं थी? कभी ऐसे पॉसिबिलिटी है? तो ये जो गांठ-चोड़ है, चाहे जो एस्टैब्लिशमेंट करती है, जजेस करते हैं, देखें ओवरलैपिंग जो भी। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की भी माजरत के साथ सवाल आपसे है कि इतना सिलेक्टिव रिएक्शन क्यों है, या सिलेक्टिव इवन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी नजर आता है। यही बेंच था जो कि और यही मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिनके हवाले से इतनी इनके खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, ये भी गुज़िश्ता साल डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग को स्ट्राइक डाउन किया गया था, इन्होंने तो सेलिब्रेट किया था जो मौजूदा पार्लियामेंट का हिस्सा है। ठीक है, चले, उन्होंने सेलिब्रेट किया था। इन्होंने क्या किया था? वो 5 आपने तस्वीरें याद है यहाँ पे गाड़ी पे इन्होंने लगा के जजों को जूते मारे थे, वो आपको याद है ना सोशल मीडिया पे? अब देखें ना, ये बहुत गलत बात है कि एक मैं ये नहीं कहता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को उसके खिलाफ फैसला है तो वो जजों को बिल्कुल खुदा न खास्ता उनको अब्यूज करे या उनको पर्सनल अटैक हो जाए। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। किसी सबसे बड़ी जो खराबी है वो ये है कि पॉलिटिकल क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को डिसाइड ही नहीं करना चाहिए। हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बेशुमार पॉलिटिकल क्वेश्चंस आए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं इन क्वेश्चनों को नहीं देखता। अल्टीमेटली देखें, वो ये भी खुश थे, पीटीआई वाले भी उनसे कि जी ये जज साहब जो है सही फैसला करते हैं, और जो दूसरी पार्टियां थी वो भी खुश थी क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल उसमें थिकेट में अपने आप को दाखिल नहीं किया। अब रिजाइन का इशू किया, उन्होंने कहा जी स्पीकर की पावर में नहीं एक्सरसाइज कर सकता। जो भी क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा जी अब भाई ये अगर फैसला जो है ना, ये अगर तो प्रॉपरली हो जाता, अगर लाहौर हाई कोर्ट से ऊपर आता, सीपीएल आता या पेशावर से, तो हो सकता है 15 जज कहते जी 90 दिन में इलेक्शन कराएं। कोई जज भी इससे डिसाइड नहीं होता। लेकिन ये केस मेरे ख्याल में, माय ओपिनियन, इन माय हम्बल सजेशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस केस को खराब किया है। अच्छा, शोएब साहब, आपको लगता है कि ये केस किसने एक तो खराब किया है, और दो आईनी इदारे, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि दो आईनी इदारे एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो चुके हैं। ये आईनी इदारे नहीं तकरीर में कह रहे हैं इसकी शिद्दत को महसूस नहीं किया जा रहा मेरे ख्याल से। शोएब साहब जी। देखें, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमल दरामद करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट्स ने ही रास्ते में आना होता है और रेस्क्यू करना होता है उन एग्रीव पर्सन्स को। इस वक्त पंजाब और केपी के अनरिप्रेजेंटेड है और आईन के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदों के जरिए उमूर मुमलिकत चलाने हैं। अब इस वक्त वहां अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप बैठा है और इंटरम सेटअप आता ही इसलिए है कि ताकि वो इलेक्शन करा सके। अगर इलेक्शन ही नहीं कराने तो लोगों के तो फिर जो हुकूक है करोड़ों अवाम के, वो मुतासर हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जैसे पहले कहा, आईन पे अमल करने के लिए एक हुक्म दे दिया। इट वाज नॉट ए पॉलिटिकल केस, इट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। अब उसको पॉलिटिशियंस जो हैं, उसको जिन लोगों को जो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं, वो जी जहांगीर साहब आगे देखें ना, ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है,
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफीन किया है, फिर उन्होंने जिरगा क्यों बिठाया कि जी जाके आप डेट फिक्स कर लें? अगर वो दोनों पार्टियां कहती हैं जी हम अक्टूबर में इलेक्शन कराते हैं, अब 1 महीने का फर्क तो है फिर एक पार्टी के, वो तो ऑप्शन फिर क्या, फिर कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन किया? फिर तो 90 दिन नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सर करना दिस है? इज फिर द तो दोनों फर्स्ट पार्टियों क्वेश्चन ने दैट आई फैसला आस्क करना कि जाके। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद ही ऑप्शन दिया गया मुज़ाकरात को, हाँ। तो ये तो 14 मई से आगे जा सकते हैं मामला। और डेफिनेटली ना, देखिए आपकी दोनों देखिए पार्टियां सुबह पहली आती हैं, बात तो वो कहते हैं देखिए मैं इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, तो कहाँ पे गया 90 दिन और कहाँ पे गया कॉन्स्टिट्यूशन सो वो तो क्वेश्चन? मुझे वायलेट बताएं। ऑलरेडी, ये इनका स्टांस भी हाँ। है हुकूमत का कि वायलेट हो चुके हैं। जी शोएब साहब आप कमेंट देते हैं, फिर मैं wrap up मैं मैं डायरेक्टली जदून साहब का जवाब देने से पहले एक बात मैं कर रहा था, वो मैं बात मुकम्मल जी कर जी जी दूं। जी देखिए जो इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिकल 68 मैंडेट करता है पार्लियामान को कि वो कंडक्ट ऑफ द जजेस के मुतालिक किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं सर, करेंगे। तो सुप्रीम क्यों कोर्ट ने रिस्ट्रेंट का जजमेंट दे मुजाहरा दी। भी तो किया जा रहा है मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से? देखें मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से एक जजमेंट आई है, एक फैसला आया है जो कि उनको अख्तियार है अंडर आर्टिकल 184 फैसला देने का, और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया है। अगर आपको इतराज है उसके खिलाफ आप रिव्यू पिटीशन ले आइए, आप उस रिव्यू पिटीशन को आकर के जोरदार तरीके से बहस करें और अपने के हक में फैसला करा सर लें। अपील में, अब इलेक्शन कमीशन अपील में चला लेकिन गया है और ये नहीं हो पार्लियामेंट उसके सकता। पीछे अब बजाय लग रहा है कि खड़ी हुई है, उसके आवाज के साथ आवाज मिलाएगी आज जो तकारीर हुई है पार्लियामेंट में। जी देखें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट इन ए टेम्परेट लैंग्वेज, इन ए रीजनेबल मैनर, कानून और आइन के दायरे में रह के बात कर सकते हैं। आप कंटेम्पचुअस अल्फाज इस्तेमाल करें, आप तज़हीक करें जजेस की, आप उनको एब्यूज करें, या जो भी कोई इस तर्ज अमल से अडॉप्ट करें वो आइन के आर्टिकल 204 के खिलाफ है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन में आता है, और आइन आपको इजाजत नहीं देता आर्टिकल 68 के आप पार्लियामान के अंदर बैठ के ऐसी कोई बात सर करें। ऐसा लग रहा है कि डिलिबरेटली किया जा रहा है, खिलाफ वर्जी आइन की जा रही है, लेकिन जहांगीर साहब की बात का जवाब दे दे, मुझे रैप अप करना है। जी मैंने जदूद साहब की बात का तो जवाब अभी दिया ही नहीं। असल है वो जजेस की कॉन्डक्ट पे नहीं, लेकिन जो जजमेंट आती है, जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग आती है, जो ऑर्डर आता है, इस पे वो कमेंट्स इजीली, जजेस की पर्सनल कॉन्डक्ट, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि उनका जो पर्सनल कॉन्डक्ट है वो खाते किस तरह है, सोते किस तरह है, पीते क्या है, ये चीजें जो है ना पर्सनल कॉन्डक्ट, वो क्या काम करते हैं क्या नहीं, उनकी किसी इनकम पे, इस तरह का कॉन्डक्ट जो है वो। लेकिन जो आप देखें ना, आपने किया कि ओवरलैपिंग की पावर की, अब पार्लियामेंट के अंदर वो कह रहे हैं जी हमें ऑडिट जो है सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार आके बताए कि पब्लिक मनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो क्या हिसाब नहीं पूछ सकते? हर इदारा जो है जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट वाले 10 साल के वो कहते हैं हम ऑडिट ही नहीं कराना चाहते, नहीं वो रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रार कहता है मैंने जाना चाहता पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट है उस पर जाना चाहिए रजिस्ट्रार को, और हिसाब किताब जितना भी ऑडिट करते हैं वो हर महकमे के ऑडिट पहले आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कहती है हम ऑडिट ही नहीं कराना चाहते। कोई दुनिया के अंदर ऐसा इदारा है जो कहता है जी हम ऑडिट नहीं कराना चाहते? हर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अब शोएब साहब आप रैप अप कर दें प्लीज। देखें पहली बात तो यह है कि ऑडिट इनको आज याद आया है, पार्लियामान इनको बुलाने का आज इनको याद आया है, पार्लियामान में कंडक्ट इनको मौलवी तमीजुद्दीन केस इनको आज याद आया है, इनको 200 केस आज याद आया है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं इनके। अगर 7 दहाइयों के बाद ये अगर दुरुस्त करना चाह रहे हैं तो ये खुशाइन नहीं है। देखें कोई कमजोर नहीं है कि ब्लैकमेल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का हर रिकॉर्ड अवेलेबल है, हर चीज उनकी ऑडिटेड है, किसी किस्म का कोई किसी पे इल्जाम नहीं है। ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी के खिलाफ है कि आप जजेस को मिलाइन करने के लिए आप उनके ऊपर अटैक करें डिफरेंट टैक्टिक्स के जरिए, इसलिए कि आज उन्होंने ये जजमेंट दे दी है, इनको आज याद आया है, आज 30 साल बाद इनको याद आया कि जी ये हमने रजिस्ट्रार को बुलाना है, 30 साल बाद इनको याद आया कि 200 केस है और तमीजुद्दीन केस है, 70 साल बाद इनको याद आया। ये सारी की सारी चीजें लीड कर रही हैं टुवर्ड्स द सिचुएशन कि ये इन्होंने हर हाल में जजेस को अटैक करना है। आप कहते हैं कि ये अटैक करने के मोड में है और ये किया था, अब इस तरीके से अटैक कर बिल्कुल। थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच सर फॉर जॉइनिंग अस। जहांगीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शोएब शाहीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वी रन आउट ऑफ टाइम, हम एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन लगारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रुकने कौमी असम्बली, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहसिन लगारी साहब, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चूँकि आपका ताल्लुक
है। इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ जो तीसरा दौर था मुज़ाकरात का, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अगरचे कोई ब्रेक थ्रू उम्मीद तो थी लेकिन नज़र नहीं आया होता हुआ। एक दिन इंतखाबात हो मुल्क में, उस पर तो इत्तेफाक राय डेवलप हो चुका है, कंसेंसस बिल्ड हो गया है इस बात पर, लेकिन तारीख के लिहाज से और कब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी इस पर इत्तेफाक राय ताहाल नहीं कायम हो सका। इमरान खान साहब का मुतालबा है कि जी 14 मई से पहले पहले असम्बलियाँ तहलील हो जाए, बजट से पहले पहले इंतखाबात करवा दिए जाएं, असम्बलियाँ तहलील हो जाए। ये आपको लगता है कि बड़ी रियलिस्टिक डिमांड है उनकी? एंड आपने यू सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो, बजट जो है जो कि जून की पहले हफ्ते में पेश किया जाता है और जिसके लिए तैयारियां जनवरी से शुरू हो जाती हैं, आपको लगता है ये डिमांड रियलिस्टिक है सर? देखिए, बजट कोई ऐसी चीज नहीं होती, ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं, आसमानी सहीफा नहीं है कि जिसमें बाद में अमेंडमेंट्स और ऑल्टरेशंस नहीं की जा सकती। बजट एक होता है कि ये हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू सोर्स होगा और यहाँ हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो उनको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और अगर हम अपने ही पंजाब का ही वो एग्जाम्पल देखें तो हमने ये चीजें की हैं मुख्तलिफ वक्तों में। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी 2018 में, तो पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत एक बजट बना के दे के गई थी। इसी तरह जब ये पिछले साल जब ये सारा मामलात हुए थे, पंजाब के अंदर एक हुकूमत तब्दील हुई थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने एक बजट बना के दिया था पिछले साल जून के अंदर भी। तो ये जो चीजें होती हैं ये बेसिकली तो ये एक अमल है जो कि दिसंबर से शुरू हो गया होगा और अपने जो एक्सपेंसेस खर्चे वगैरह मुख्तलिफ महकमा होंगे वो अपने देना शुरू कर देंगे कि हमारे इस किस्म की इसकी जरूरियात है, हमने इस तरह लेके चलना है। तो वो तो कुछ चीजें जो है वो तो ऐसे फिक्स्ड होती हैं जो चलती रहनी है। तनख्वाहें किस तरह देनी है उनको, हमने बाकी जो मरात हैं जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है उनके साथ होता है। बजट के अंदर बेसिकली जो जाके पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो डिसीजन होती है वो होती है कि हमारी तरजीहात क्या होंगी, हमने किन एरिया के ऊपर फोकस करना है। क्या हमने वाटर रिसोर्सेज को, क्योंकि मेरा शौक पानी का है तो मैं उसी तरफ लेके जाऊंगा, क्या हमने जाके डैम्स बना के हमने खर्च करने हैं या हमने मोटरवेज के ऊपर ज्यादा खर्च करना है? क्या हेल्थ हमारी जो इलेक्शन ईयर में देखा भी जाता है, लगारी साहब के रिलीफ देने की मैक्सिमम कोशिश की जाती है, बट मैं आमिर साहब, पॉपुलस बजट जो है वो नॉर्मली गवर्नमेंट्स का फोकस रहता है इलेक्शन ईयर में। बजट से पहले जो इंसिस्टेंट है, बड़ा इनसार है इस बात पे कि जी असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं 14 मई से पहले पहले, इस हवाले से आपका कमेंट? और ये मुज़ाकरात के हवाले से एक तासुर दिया जा रहा है कि जी सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक जो ग्रुप है वो उसको सबोटाज कर रहा है, पार्लियामेंट में भी तकारीर की जा रही है, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, है ऐसी बात में कोई सदाकत? देखिए, पहले तो मोहसिन लगारी साहब तो ज़ाहिर है एक सीजन पॉलिटिशियन है, सेनेटर भी रहे हैं, सूबाई वजीर भी रहे हैं, MNA है। देखें, बजट जो है ना वो कौमी असम्बली में पेश करना एक कायनी जरूरत तो है। ये जब आप फाइनेंस बिल में तरमीम करते हैं ना तो वो पास कराना होता है। अदरवाइज तो देखें ना, निगरान हुकूमतें भी पेश करती हैं, बस कानूनी आईनी जरूरत पूरी हो जाती है। असल इशू वो है जो आखिरी हुकूमत का साल, यानी इस हुकूमत का वैसे ही एक साल है और वो बजट देने जा रहे हैं, उनके पास क्या वैक्यूम है, क्योंकि वो तो नहीं है पॉलिटिकली IMF के साथ फंसे हुए हैं। आप IMF के साथ नहीं चलेंगे, आप जो मर्जी रिलीफ दे दें, अनाउंस कर दें। मेरा ख्याल है कि वो जो दूसरी बात आपने कही, जो पॉलिटिकल सवालात वहां पे PTI और उसके, मेरा ख्याल है हर फरीक ने एक दूसरे को फेस सेविंग दी है। सुप्रीम कोर्ट के पास जाके 14 मई के लिए जो चीफ जस्टिस साहब ने खुद अटॉर्नी जनरल से कहा था कि देखें आपके पास रिव्यू का टाइम भी कम है, तो आज इलेक्शन कमीशन ने वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट को दिया रिव्यू। और दूसरी तरफ PDM ने जो एक दिन वाली बात पे PTI को मनवाया वो दोनों ने किया, और PTI ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 14 मई को इलेक्शन कराएं, लेकिन उनकी रिट में लिखा हुआ है जो उन्होंने जवाब जमा कराया, सॉरी, उसके अंदर तीसरे नंबर पे पॉइंट है कि अगर आपको वन टाइम आईनी प्रोविजन डालनी है 90 दिन से आगे इलेक्शन की, तो हमें कौमी असम्बली में वापस लेके जाएं। जो शाह महमूद कुरैशी से लेके PTI की पुरानी आवाज है ताकि अपोजिशन लीडर जब इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हों तो इनका हो, और ये जो उस वक्त निगरान वजीर आज़म बनाना है उसमें वो शामिल हो सके। और किसी तरीके से जो गलती कर चुके हैं इमरान खान साहब उस वक्त जज्बात में असम्बली से भागने की, रिजाइन करने की और उससे मुसलसल वापसी की है, तो ये भी वो रास्ता वहां से ढूंढ रहे हैं। और गवर्नमेंट ने इसीलिए ये टाइम भी गेन किया, दोनों ने एक दूसरे को रास्ता दिया। अब ये बेशक बयानात जो मर्जी दें, लेकिन सबको पता था कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होने जा रहे। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी थी जिसके ऊपर अब कल वो फैसला करें, परसों करें, हम उस फैसले के ऊपर बात कर रहे हैं कि नाफिजुल अमल होना बड़ा जरूरी होता है। जबकि जब GHQ ने कह दिया हम सिपाही नहीं दे सकते, पार्लियामेंट को सामने खड़ा कर दिया है अदलिया के, यानी पार्लियामेंट, अदलिया और
यही तो दो सुतून है, तीसरी तो एग्जेक्टिव है, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ये दो जब सामने हो तो पाकिस्तान में ऐसा कभी कम ही हुआ है और अब ये नई मिसालें बनने जा रही हैं। जैसे पीएससी के चेयरमैन ने बुला लिया है रजिस्ट्रार को जाना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ उधर सुप्रीम कोर्ट को इनको रिकॉर्ड देना चाहिए और इनको छुपना नहीं चाहिए। हिसाबात पाकिस्तान के खजाने के खर्च कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, आके हिसाब दें, 12 साल का हिसाब दें, हमें भी पता चले कि वहां खर्चियां हैं या नहीं है, या ये लोगों के ऊपर ही तबर्रा करने के लिए बैठे होते हैं लोग सारे के सारे। तबसरा होना चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन हिसाबात सबके सामने होने चाहिए। राइट, और बात सबके सामने होनी चाहिए। बट आमिर साहब, एक सवाल और मजीद कि ये जो 14 मई का जो ऑर्डर है वो अपनी जगह आप समझते हैं कि अपनी जगह ही मौजूद है, और अगरचे कि जी दोनों साइड जो है वो अग्री कर रही हैं, पीटीआई जो है वो कहती है, जिस तरह क्लेम कर रही है कि हमने ज़्यादा लचक का मुजाहरा किया है, तो मान गए हैं वो एक वक्त में इंतखाबात के, लेकिन 14 मई से क्या, क्योंकि अदालत की जानिब से ऑप्शन भी दिया गया है इनको मुज़ाकरात का। देखिए, अदालत को भी रास्ता मिलना है, पीटीआई को भी रास्ता मिलना है, हुकूमत को भी मिलना है। जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि जी नंबर 1 तो आपका इख्तियार नहीं है, और ये बात मेरे तय तो बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन से डेट अनाउंस करानी चाहिए थी। उन्होंने इसीलिए कहा है कि अगर आप इस केस का हतमी फैसला नहीं भी करते तो हुक्म इम्तनाई 14 मई पे हमारी इस नजरसानी की अपील पे जारी कर दें। मेरा ख्याल है रास्ता मिल रहा है, और इस रास्ते के ऊपर सबको थोड़ा थोड़ा लचक दिखा के इलेक्शन की तरफ एक दिन इलेक्शन पे रास्ता बनाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के मामलात आगे बढ़ सके, हम फंस के रह गए। राइट, और आमिर साहब आखिरी सवाल, चूंकि आपको जाना भी है, फिर मैं मोहसिन साहब की तरफ आऊंगी। ये कल से सोशल मीडिया पे खबर बड़ी गर्म है, और ये सवाल उठाया जा रहा है और ये नुक्ता जो है वो रेस किया जा रहा है कि काबीना का कोई एक मेंबर है जो कि तमाम खबरें ये लीक कर रहा है काबीना के सेशन की टू पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खबरें पहुंचाई जा रही हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, ये कौन हो सकता है? मुझे ये बताएं कि इस मुल्क की काबीना में ऐसा अहम मामला कौन सा डिस्कस होता है जो खुफिया होता है? सारे वजीर एक दूसरे सहाफियों को बताते हैं, मोहसिन लगारी साहब के साथ 4 दोस्त होंगे, मोहसिन लगारी के अपने 4 दोस्त होंगे, फवाद चौधरी साहब सबके साथ बैठते हैं। ये सब यूं ही चलता है, ये धंधा ऐसे ही चलता है। ये कहानी है कि जी एक वजीर बताता है, कोई वजीर अगर कोई ऐसी हरकत कर गया होगा, मेरा नहीं ख्याल कि कैबिनेट में कभी भी ऐसा मामला जेरे बहस आया होगा जो पीटीआई को पता चल जाए तो पता नहीं क्या तूफान होगा। वहां पे एक रूटीन की, चाहे पॉलिटिकल मीटिंग हो, वो भी रूटीन की गुफ्तगू होती है। ये कायदीन मिलके बैठ के पहले फैसले कर चुके होते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साहब, अगेन यही वाली बात कि जो 90 रोज, और ये जो हुकूमती साइड कह रही है कि जी 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से तो ऑलरेडी वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की हो चुकी है, अभी भी 14 मई के लिए हुकूमत नहीं नजर आती कि वो तैयार हो कि वो इस फैसले पर अमल दरामद करवाए। तो मामला अब फिर क्या यहाँ से आगे जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कहती है, अगर इत्तेफाक राय कायम हो चुका है, और अगरचे आप लोगों ने ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, लचक दिखाई है, एक वक्त पे इंतखाबात हो, तो क्या ये आइन से तजावुज नहीं कंसिडर किया जाएगा? अलीना, मैंने एक दफा आपके शो में पहले भी ये बताया था कि ये आइन के अंदर हमें तब्दीली करने की जरूरत होगी। जैसा कि हमने 2017 के इलेक्शन, हमने 2018 के इलेक्शनों से पहले जो सेंसस के ऊपर था, उसके ऊपर हमने आइन के अंदर एक तरमीम की थी कि वन टाइम हमने वो दिया था कि ये पुराने वाले प्रोविजनल सेंसस के मुताबिक ही सीटें हो जाएंगी इसी तरह, और कि 2018 के इलेक्शन और उनके बाय इलेक्शन जो होंगे उसके मुताबिक होंगे। तो वो आईनी कवर दिया गया था। जो बात अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है वो वन टाइम एग्जेम्पशन, ये 90 दिन की एक चीज पे अग्री करते हुए उसी कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने के लिए उसको किया है कि हम बैठ के आपस में ये चीज का फैसला कर लें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम ये प्रोविजन डाल दें कि हम एक दफा ये जो इलेक्शन है 90 दिन से आगे ले जा रहे हैं, आइंदा फिर कभी नहीं होगा, वो वन टाइम होगी, सनसेट क्लॉज होगी उसमें कि ये अभी ही होगा, बाद में नहीं होगा। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो तजवीज आई है वो काबिल अमल भी है और आइन के अंदर होते हुए भी है, क्योंकि हम आइन के साथ एम्पावर करके ये चीज करेंगे। मैं जैसे बार बार ये कहता हूं कि पार्लियामेंट जो है आइन बनाने की हद तक जो है वो सुप्रीम है, आइन और कानून बनाने के बाद वो उस आइन और कानून की ताबे है। तो जब हमने उससे हट के कोई चीज करनी है तो फिर हमने मिल बैठ के आइन के अंदर ये तरमीम करके और अपने आप को एम्पावर करना है कि हम ऐसे करें। वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको तोड़ नहीं सकते, उसकी वायलेशन नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में तो बहुत ही प्रैक्टिकल एक जो तजवीज आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई है। राइट, बट उसके लिए सर आप लोग को कौमी असेंबली में वापस भी आना होगा, जो कि वो रास्ता, वो दरवाजा खोला नहीं जा रहा आप लोगों के लिए।
देखिए मैं तो फिर वही, जैसे शाह महमूद साहब ने यही बात तो ऐसी की है ना। अब ये तो जो सिंध के जो हमारे मेंबर्स थे कराची के, उनके लिए तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि उनको वापस असेंबली में आने देना चाहिए, वो भी नेशनल असेंबली नहीं कर रही। दोनों तरफ से लचक दिखानी है ना। जिस वक्त आप कहीं पे फंस जाते हैं तो दोनों तरफ से लोग बैठते हैं और उसको वो करते हैं। और ये पोजीशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसलिए एक्सेप्टेबल होगी कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात हो रही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई का जो, अब मैं इस वक्त अपने इलाके में इसलिए हूं और आपके साथ स्काइप के ऊपर इसलिए बात हो रही है कि मुझे पार्टी ने नॉमिनेट किया है कि मैं जाके प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करूं। तो मैं तो उसी इलेक्शन के सिलसिले में इस वक्त यहाँ पे इलाके के अंदर हूं, वरना मैं भी इस्लामाबाद में होता, आपके स्टूडियोज में ही आके ये बात हो जाती। सो आवर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को और कानून के मुताबिक चलने की पूरी कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है 90 दिनों में, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 दिनों में इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बीच में ये टाइम था इसको एडजस्ट करके 14 मई की तारीख दी है। हम तो उसी प्लेटफॉर्म पे बट वही मैं बात कहना चाह रही थी, आपकी पार्टी ने अगर आपको वहां पर आपके हलके में वापस भेजा है तो यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है कि 14 मई को इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि आइन और कानून के ऊपर अमल होगा, और अगर नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके साथ होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तो अभी तक अपनी टिकटें ही नहीं इशू की। देखिए ना, वो तो इस सूरत, वो तो इलेक्शन ना चाहने की या उनके इलेक्शन के बारे में नॉन सीरियसनेस का हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने या पीडीएम, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तो अभी तक कहीं पे उनका कोई कैंडिडेट तंदूर के ऊपर लड़ रहा है, कहीं पे उनका कोई कैंडिडेट टांगे के ऊपर लड़ रहा है, कहीं पे उनका जो कैंडिडेट है वो छतरी के ऊपर लड़ रहा है। ऐसे में क्या स्टैंडिंग इस वक्त नजर आ रही है आपको? फिर इन मुज़ाकरात की क्या हैसियत रह जाती है? इन मुज़ाकरात की संजीदगी फिर यानी कि दोनों साइड से ही नहीं है कि अगर आपको पता भी है कि ये अपने टिकट्स नहीं इशू अभी तक उन्होंने किए हैं, आप फिर भी इनके साथ एक मुज़ाकराती मेज पर बैठ रहे हैं? अलीना, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक निहायत ही नेक नियति के साथ और कानून और आइन के मुताबिक चलने की कोशिश करते हुए इनके साथ आके बैठी है कि आओ आके बैठो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो जाएगी इसका एक हल निकालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 को होने हैं इलेक्शन, उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी इसके मुताबिक होनी थी। हमारी पार्टी ने तो टिकटें भी इशू कर दी और बहुत जल्दी की। उसके बाद बहुत सारा कोई एतराजात वगैरह हुए, एंड बीइंग द डेमोक्रेटिक पार्टी दैट इट इज, इट लिसन, इसने सुना अपने लोगों को, और हमारी शायद 20-21 टिकटों के ऊपर फिर रिवीजन भी हुई जब लोगों ने अपील्स की, लोग नाराज भी हुए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन लगारी साहब, आखिर में इस हवाले से कि जो इलेक्शन कमीशन, और हमने गुफ्तगू भी की इस हवाले से कि जो ये अपील लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं कि 14 मई की जो तारीख है इसको वापस ले। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट वापस ले लेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो मैं उस पर कमेंट करना कोई ज्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरी नाकिस राय या मेरी गुंजाइश दी जा रही है अदालत की जानिब से, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए भी वो कह रहे हैं कि जी आप इत्तेफाक राय पैदा कर लें। अदालत तो बार बार ये मौका दे रही है कि कोई सख्त किस्म की चीज ना हो और पॉलिटिशियंस आपस में बैठ के इसका कोई हल निकाल लें। और अभी जो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन है, मुझे जो उसकी समझ आती है वो यही है कि वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये अभी इस वक्त हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी इलेक्शन का। देखिए, सबसे बुनियादी बात है तो पैसे नहीं रिलीज किए गए, तो ये सारे खर्चे के लिए पैसे नहीं, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो हर किस्म की रुकावट बीच में डाली जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है और कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे। हालांकि उनको टेम्प्ट तो बहुत किया जा रहा है कि वो करें जिस किस्म की बातें आपने सुना होगा असेंबली के अंदर जो फ्लोर ऑफ द हाउस बिल्कुल जो की जा रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मोहसिन लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर कौमी असेंबली, इस वक्त हमसे बात करते थे मोहसिन लगारी साहब। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और नेशनल प्रेस क्लब में शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक सेमिनार भी मुनक्किद किया गया, उस हवाले से बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारा मुल्क सहाफ़त के लिए ख़तरनाक ममालिक में शामिल है। सिर्फ गुज़िश्ता एक साल के दौरान ही पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में तकरीबन 2/3 इजाफा देखने में आया है। फ्रीडम नेटवर्क की आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त की मुनासबत से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 माह में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और धमकियों के 140 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जो इससे पिछले साल की निस्बत 63% ज़्यादा हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल यानी 2022 की बात करें तो सहाफ़ियों को हरासा करने और हमलों के 140 केसेस सामने आए, जिनमें 8 ख़वातीन सहाफ़ी भी शामिल हैं। गुज़िश्ता एक साल में सहाफ़ियों
आतंकवादियों के खिलाफ 56 वाकयात के साथ इस्लामाबाद पहले, 35 वाकयात के साथ पंजाब दूसरे और 32 केसेस के साथ सिंध तीसरे नंबर पर रहा। अफसोसनाक अमर यहां यह है कि पाकिस्तान में आमरीत हो या जमहूरियत, आज़ादी सहाफ़त हर दौर में एक ख्वाब ही रही है। सहाफ़ती तंजीमों के मुताबिक पाकिस्तान में 170 के करीब सहाफ़ी जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान मारे जा चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि सिर्फ 2 सहाफ़ियों का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा, जिनमें एक अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल जबकि दूसरा केस नौजवान सहाफ़ी वली खान बाबर का था। मगर इनके अलावा बाकी किसी सहाफ़ी के कत्ल किसी अंजाम को ना पहुंचा और आज भी उनके अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर है। इन मुंतज़िर घरानों में एक घर शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ साहब का भी शामिल है, जिनको 6 माह पहले कीनिया में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, मगर आज भी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और हुकूमत की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग टीम की तश्कील के बावजूद वाक़े के 6 माह बाद भी इसका तयन ना हो सके कि अरशद शरीफ की हलाकत के पीछे कौन है। आज नेशनल प्रेस क्लब में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया अरशद शरीफ साहब शहीद के हवाले से और बड़ी उसमें तकारीर की गई। आज PFUJ ने अरशद शरीफ साहब के जो ये बेहमाना कत्ल है, उनका जिस तरह से उनकी असैसिनेशन हुई, उसको आज उन्होंने कहा कि ये एक मौजूदा हुकूमत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग करार दिया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट केस भी करार दिया गया है कि इसमें अब तक चूंकि पेशरफ्त 1 इंच भी ये केस आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो मुतालबा भी किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो पाकिस्तान आए, इसकी तहकीकात करे, ताकि जो कल्प्रिट्स हैं, जो इसके पीछे जो अनासिर हैं, उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। और अरशद शरीफ साहब समेत तमाम सहाफ़ियों के हवाले से मुतालबा किया गया है मौजूदा हुकूमत से कि एक फौरी इंसाफ होता हुआ इन मामलात में दिखाई दे। अरशद शरीफ साहब की फैमिली इसकी मुंतज़िर है, इंसाफ की मुंतज़िर है, उनकी वालदा, उनकी एहलिया, उनका घराना। सो ये इंसाफ होता हुआ दिखाई दे और इसमें एक पेशरफ्त दिखाई दे ताकि कोई उम्मीद मिले। और हम सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद रख सकते हैं कि काश को कोई दिन ऐसा हो जहाँ पे वाकई पाकिस्तान का शहरी ये कह सके कि रियासत वाकई में है माँ की जैसी, जो हर शहरी से प्यार करती है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।